नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। महाराष्ट्र की राजनीति का जो शोर पिछले कई दिनों से चल रहा था, जो सियासी संग्राम चल रहा था, सियासी उठापटक चल रही थी, उसमें शांति हो गई, सब कुछ थम गया है। और अब मुख्यमंत्री जो हैं वो एकनाथ शिंदे होंगे और डिप्टी सीएम जो हैं अब देवेंद्र फडणवीस होंगे। हालांकि इसके पहले कई सियासी जानकार सभी का कहना था कि अगर एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं, उनके जो विधायक हैं वो वाकई में समर्थन दे देते हैं, तो अगली सरकार बीजेपी की होगी। एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उनके साथ गठबंधन होगा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम होते होते ऐसा नहीं हुआ। सुबह जब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बंगले पहुंचे थे तब भी लग रहा था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होने वाले हैं, लेकिन शाम होते होते काफी कुछ बदल गया। आज मंथन में इसी पर बात करेंगे, शिंदे पर दांव। महाराष्ट्र की सियासी महाभारत का आज अंत हुआ या एक नई शुरुआत? एक सवाल है। फिलहाल युद्ध पर विराम लग गया और महाराष्ट्र के नए राजा का ऐलान हो गया। बागी एकनाथ शिंदे का राजतिलक हो गया। शिंदे अब महाराष्ट्र राज्य के नए मुखिया होंगे। शिवसेना के बागी शिंदे के नाम के ऐलान के पीछे दिल्ली सल्तनत की मजबूरी रही या दांव? इसके कई सियासी मायने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में केंद्र के सिपहसालार देवेंद्र फडणवीस सत्ता के सिंहासन के सबसे मजबूत हकदार बताए जा रहे थे। इस पूरे सियासी रण में पूर्व की सत्ता का उलटफेर करने में फडणवीस ने जमीन आसमान एक कर दिया था और उन्हें सिंहासन का पूर्व अनुभव भी प्राप्त था। मगर अंत में जाकर केंद्र के सिपहसालार ही दूसरे खेमे के बागी राजतिलक का ऐलान कर देंगे, किसी ने नहीं सोचा था। देवेंद्र फडणवीस शिंदे के नाम के ऐलान के वक्त क्या बोले, आपको सुनाते हैं। त्या निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर तेव्हाचे आमचे मित्र शिवसेना आणि शिवसेनेचे नेते यांनी वेगळा निर्णय घेतला आणि विशेषतः हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज जन्म ज्यांचा विरोध केला आणि ज्यांनी हिंदुत्वाच्या विचाराचा विरोध केला। बीते कई दिनों से चल रही सियासत की चौसर में बाजी कभी इस खेमे तो कभी उस खेमे के पास जा रही थी, जिसकी एक छोर पर थे उद्धव ठाकरे और दूसरे छोर पर एकनाथ शिंदे। तो वहीं खेल के पास से बीजेपी के पास थे, जो इस पूरे खेल को दिल्ली से खिलवा रही थी। बीजेपी के पासों ने तीन बड़े दलों से मिलकर बनी महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र की सियासत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। महाराष्ट्र की सियासत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार को भी बीजेपी ने शैया से उठने का मौका तक नहीं दिया और बागी शिंदे का राजतिलक कर दिया। अपने नाम की घोषणा के बाद शिंदे ने दिल्ली सल्तनत के सूरमाओं का धन्यवाद किया। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुना देते हैं। जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे ती आहे, 2/3 मेजॉरिटी आहे, त्याहीपेक्षा जास्तीचे आमदार आणि सहयोगी आणि अपक्ष आमदार असे जवळपास 50 आमदार आज आम्ही एकत्र आहोत। गेले काही दिवस एकत्र आहोत। एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास आणि जे काही 2.5 वर्षापूर्वी घडलं ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे। फडणवीस साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे। अब आपको एक बार फिर महाराष्ट्र में हुए कल से आज तक के सियासी घटनाक्रम की जानकारी बताते हैं। बुधवार 29 जून की रात 9 बजे खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश जारी किया और गुरुवार 30 जून को सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है। मगर उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने सामने आकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। यही नहीं, उन्होंने विधान परिषद सदस्य पद से भी इस्तीफे का ऐलान किया
उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देते हुए कई भावुक बातें कहीं। उद्धव ने कहा कि जो दो हम लोग मिले हुए थे और हमें जो सपोर्ट है, उद्धव ने यह कहा कि जो सपोर्ट हमारे अपने लोगों को करना चाहिए था वो नहीं किया गया। जिनसे उम्मीद नहीं थी वो लोग साथ में खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। उन्होंने कांग्रेस पार्टी एनसीपी की तारीफ भी की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एका गोष्टीचं झालं, त्या नामांतराचं मी तुम्हाला सांगितलं, पण खेद एका गोष्टीचा झाला, दुःख एका गोष्टीचं वाटलं की ह्या ठरावाच्या वेळेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मी, आदित्य, अनिल परब आणि सुभाष देसाई केवळ फक्त 4 शिवसेनेचे मंत्री होते. बाकी सगळे मंत्री तुम्ही जाणता. आणि हा ठराव मांडल्यानंतर काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस एका अक्षराने त्याला विरोध केला नाही आणि तातडीने त्याला मंजुरी दिली. म्हणून मी त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतोय. हे सगळ्यांनी विशेष लक्षात ठेवायला पाहिजे. म्हणजे ज्यांनी आतापर्यंत ते करायला हवं होतं, करून घ्यायला पाहिजे होतं, ते राहिले नामानिराळे, दूर राहिले. पण ज्यांचा विरोध आहे असं भासवलं जात होतं ते सोबत राहिले. आज मी हे आपल्याशी बोलतोय, हे मनापासून बोलतोय. नेहमीच मी आपल्याशी मनापासून बोलतोय. शिवसेनेला 56 वर्ष झाली. 19 जूनला वर्धापन दिन झाला. लहानपणापासून मी शिवसेना काय आहे हे नुसतं बघत नाही तर अनुभवत आलेलो आहे. शाम होते होते ये तस्वीर तो साफ हो गई कि महाराष्ट्र सरकार में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन देर शाम दिल्ली से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम होंगे। नड्डा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाले और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। बयान जारी करने के कुछ देर बाद नड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई। आज ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी के मन में कभी मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं थी। 2019 के चुनाव में स्पष्ट जनादेश में माननीय मोदी जी एवं देवेंद्र जी को मिला था। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लालच में हमारा साथ छोड़कर विपक्ष के साथ सरकार बनाई थी। भाजपा ने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बड़े मन का परिचय देते हुए एकनाथ शिंदे का समर्थन करने का फैसला लिया। देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़े मन दिखाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला लिया, जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। ये तमाम बातें जेपी नड्डा ने ट्विटर हैंडल से कही हैं। बहरहाल अब से कुछ देर पहले राजभवन में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने नए डिप्टी सीएम पद का जो शपथ है वो भी ग्रहण कर ली। क्या देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से खुश हैं या उन्हें किसी दबाव में? तमाम सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। फिलहाल जो सबसे अहम बात यह है कि अचानक से फैसला कैसे लिया गया, कि आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से खुश हैं या उन्होंने किसी दबाव में आकर अपने कदम पीछे किए हैं,
क्या शिंदे के बागी विधायक बीजेपी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाह रहे थे? क्या बागी शिव सैनिक विधायकों में उद्धव ठाकरे का मोह बचा हुआ है? क्या वजह रही कि शिंदे तो मुंबई आए मगर 49 बागी विधायकों को गोवा में क्यों छोड़ा गया? शिंदे ने शिवसेना में इस्तीफा नहीं दिया मगर बीजेपी संघ सरकार बना ली। सवाल यह भी है कि इस गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? तो बहुत सारे सवाल हैं और सबसे हैरान करने वाला सवाल जो है इस वक्त सभी के जहन में है, चाहे वो राजनीतिक रूप से किसी पार्टी का हो या फिर आम जनमानस, खासकर महाराष्ट्र की जनता की। सबने सोचा था कि अगर ऐसा कुछ होता है, उद्धव सरकार गिर जाती तो नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह भी कहा जाता है कि हमेशा बहुत चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से बड़ा चेहरा कोई नहीं था। लेकिन अचानक से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देना, तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और भविष्य में क्या कुछ होगा इस राजनीति में ये भी कोई नहीं जानता। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। श्याम गिरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मुंबई से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा सूर्य प्रकाश मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं मुंबई से, मनीष जोशी जी, आपका भी मनीष जी स्वागत है। शुरुआत श्याम गिरी जी आप ही से करेंगे। सबको लग रहा था कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। अगर दावा पेश करते हैं, जो विधायक हैं वो पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है, ये जो ऐलान हुआ एकनाथ शिंदे का, कैसे देखते सर इस पूरी घटना को आप? देखिए, जब यहाँ पर शपथ विधि की तैयारी हो रही थी उस समय तक किसी को नहीं पता था कि आखिर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। लेकिन अचानक जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने जब ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं उनको बाहर से समर्थन करूंगा, तो सब लोग चौंक गए। यहाँ तक कि मीडिया से लेके कार्यकर्ता तो बाद में नंबर आते हैं, मीडिया साथ में हमेशा रहती है। मीडिया को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो चर्चा है यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि शिवसेना को हथियाने का एक तरीका से भाजपा को चाल भी हो सकता है, या जो बागी विधायक हैं वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब न हो और उनको साथ में रखना, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है, उसके पहले बीएमसी चुनाव भी तुरंत है। तो इससे शिवसैनिक फूटे ना और शिवसैनिक कहीं उनको मतभेद से उनको हलाया फुसलाया न जाए, फिर से सरकार न गिर जाए। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये सब पूरी तरह से एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र में रहे, इस तरह का त्याग जो है देवेंद्र फडणवीस जी से कराया गया है या किए हैं वो, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था देवेंद्र फडणवीस जी का, उस तरह से जो कल तक जो बॉडी लैंग्वेज था और आज के बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। और आनंद फानंद में जो इस तरह डिप्टी सीएम उनको बनाया गया है, उस डिप्टी सीएम लेते समय भी शपथ उनका खास जो बॉडी लैंग्वेज जो खुशहाल वाली थी वो कतई नहीं दिखाई दी। और कार्यकर्ताओं में जो भाजपा के काफी नाराजगी है कि मुख्यमंत्री अगर हमारा होता तो और अच्छा होता। खैर ये तो राजनीतिक बात है, अब जो फैसला ले लिया गया है वो तो बदली नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो आज नहीं कल तो सामने आएगा ही। तो श्याम गिरी जी, आपका ये कहना है कि जो फैसला है ये शीर्ष नेतृत्व का है, ये तो तय है। बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ दर्शाती है किसी की भी, चाहे वो जितना परिपक्व नेता हो। ये हमने भी देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो काफी चीजें समझ आ जाती हैं। आपके पास सर लौटेंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, रतन तिवारी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं मुंबई से। रतन जी आपका भी स्वागत है चर्चा में। और सूर्य प्रकाश मिश्रा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मुंबई से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश जी आप ही के पास आएंगे। कैसे देखते हैं इस सियासी घटनाक्रम को, और अब जो महाराष्ट्र की राजनीति है किस ओर जा रही है? देखिए, जिस तेज गति से राजनीतिक समीकरण बदले हैं उसका तो अंदाजा शायद किसी को नहीं रहा होगा। लेकिन मैं ये बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सत्ता और संगठन की लड़ाई शिवसेना में पहले शुरू हुई। सत्ता पाने में तो एकनाथ शिंदे सफल हो गए हैं, शिंदे आज शिखर पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो है बीजेपी का भी एक माइंड गेम, एक्चुअली कहेंगे तो बड़ा माइंड गेम काम कर रहा है। हेलो जी, आवाज आ रही सूर्य प्रकाश जी आपकी? तो सूर्य प्रकाश जी ये कहें कि पास का फायदा जो है वो नहीं देखा गया है, जो दूर का फायदा नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को,
उसको चलते ये कदम उठाया गया है। आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है, आपके पास वापस आएंगे सूर्य प्रकाश जी। हमारे साथ मनीष जोशी जी बने हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, क्या नजरिया है आपका? ये जो फैसला लिया गया है, दबाव है कि जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक थे शिवसेना के जितने विधायक थे, उनका ये कहना था कि हम समर्थन तभी देंगे जब हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर यूं ही जो है शीर्ष नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को मौका दे दिया है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काला दिन है। इसको मैं काला दिन बोलता हूं। एक बागी विधायक शिवसेना से जाते, 50 विधायक को लेके जाते, और जब वो महाराष्ट्र में आते तो उसको मुख्यमंत्री पद देते हैं। ये पूरे देश के लिए काला दिन मानता हूं मैं, क्योंकि हर स्टेट में अभी ऐसा ही होगा। हर स्टेट में आदमी फूटेंगे, विधायक फूटेंगे और उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये देश के लिए घातक है, ये देश के लिए हानिकारक है। और देवेंद्र फडणवीस का चेहरा देखिए, वो 5 साल उन्होंने पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए, और अब जो बागी विधायक है उसको मुख्यमंत्री बनाया। ये सबसे बड़ी गलती बीजेपी की है, और महाराष्ट्र की जनता उसको माफ नहीं करेगी। बीजेपी समर्थक हूँ, पर आज जो बागी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, इसका मैं निषेध करता हूं। लेकिन मनीष जी, जो बागी विधायक हैं, इन्हीं की वजह से तो सरकार बन रही भारतीय जनता पार्टी की। ये तो सरकार ही ना बनती तो कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो मुझे बोले तो ये मुख्यमंत्री बनने के लिए बागी बने ना, जनता को धोखा दिया ना, जिन्हें चुन के लाए जनता ने, ये सब विधायकों ने धोखा दिया महाराष्ट्र के साथ। ये गलत बात है। बात धोखे की नहीं है। बात मनीष जी ये भी है कि जो विचारधारा थी, जो शिवसैनिक जो विधायक हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी थी एक हिंदुत्व की, कट्टर हिंदुत्ववादी की, तो जब उन्होंने महाविकास अघाड़ी के साथ अलायंस किया उद्धव ठाकरे ने, तो कहीं ना कहीं विधायकों को लगने लगा कि जिस विचारधारा के साथ हम जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे थे, जनता ने हमें चुनकर सदन में भेजा और अब चुनाव पास हैं, तो उनको लगने लगा अब हम जनता के पास किस चेहरे के साथ जाएंगे, किस मुंह के साथ जाएंगे। तो उनको लगा नहीं, अब यही मौका है एकनाथ शिंदे के साथ हम इकट्ठा हो जाएं ताकि दोबारा हम जनता के बीच जाएं और चुनाव जीत कर आएं। विचारधारा की बात है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के साथ जो शिवसेना पहले नजर आती थी वो नजर नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ा उदाहरण, जब उद्धव ठाकरे को लगा सरकार गिरने वाली है, तो उन्होंने कल फेसबुक में जो कैबिनेट की बैठक की, फेसबुक लाइव के पहले उस कैबिनेट में फैसले लिए गए। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव था एनसीपी कांग्रेस का, उनके दबाव में फैसला नहीं लिया गया। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, रतन तिवारी जी। रतन जी, कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी भी आखिर तक कोशिश में थी कि अलायंस ना टूटे। ये भी कहा गया, जो खबरें आई, कि कांग्रेस पार्टी ने कहा जो हमारे मंत्री हैं उनको हटा दीजिए, जो नाराज हैं विधायक शिंदे के साथ उनको मंत्री बना दीजिए, लेकिन बात नहीं बनी। सर, ऐसा है कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की सरकार में शामिल थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार बनी थी, और सबको साथ लेके चलने का जो एक तीनों पार्टियों ने एक गठजोड़ किया था। और आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 साल तक यह 3 पार्टी की सरकार बहुत ही बेहतरीन काम किया। उद्धव जी ने कोरोना काल में जो काम किया वो पूरे महाराष्ट्र की जनता ने देखा, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ की। लेकिन रात के अंधेरे में ही क्यों सरकार बदल जाती है? आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जी को अचानक विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग करते हैं, राज्यसभा में वोटिंग करते हैं, और अचानक वो सूरत चले जाते हैं और सूरत से गुवाहाटी चले जाते हैं। और गुवाहाटी में क्या क्या ड्रामा होता है आपने देखा। उसके बाद गोवा में आते हैं, जहां तक जानकारी महाराष्ट्र की जनता को मिली है 3000 करोड़ में डील हुआ है। और अगर आपको मुख्यमंत्री ही बनना था तो उद्धव जी तो शिवसेना के ही मुख्यमंत्री थे। आज आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जी को आसमान से गिरा और खजूर पे अटका जैसा एक माहौल देखने को मिल रहा है। आज उनको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ रहा है। और ये बागी विधायक, मनीष जी ने जो कहा, ये बागी विधायक हैं जो अपने वोट को बेच दिए, जिन्होंने अपने आप को नीलाम कर दिया
ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है सर। रतन जी, आने वाले विधायक समय जो में शिवसेना के महाराष्ट्र- बागी विधायक, भले उनको बागी विधायक आप कहें, मैं किसी पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बागी विधायकों को ऐसा लगने लगा था ना कि नाम के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें एक अहम भूमिका जो थी वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की थी, उनकी ज्यादा चलती थी ना कि उद्धव ठाकरे की। और कांग्रेस पार्टी की मजबूरी थी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था हम सरकार का हिस्सा भी होंगे। वो तो अचानक से आपस में विवाद हुआ बीजेपी शिवसेना का, कांग्रेस को लगा ये तो अच्छा मौका है, हम भी जुड़ जाते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि सुनिए उद्धव जी की सरकार में एक नाथ शिंदे एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में थे, एक महत्वपूर्ण मंत्री थे, उनकी बहुत ज्यादा चलती थी। और ये कहना सरासर गलत है कि उनकी नहीं चलती थी। और अगर उनको इतनी तकलीफ थी इस महाविकास आघाड़ी से, तो 2.5 साल तक वो मंत्री क्यों बने रहे? रतन जी, तो शुरुआत में जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने थे तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पेश किया था, उनका तो मन था एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को लगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है कट्टर हिंदुत्व वाली है, उनसे उनको नुकसान होगा, वो उनकी बातों में नहीं आएंगे, फैसले अपने मन से लेंगे। उद्धव ठाकरे को समझाया जा सकता है। शैलेंद्र जी, मैं जवाब दूं सर? जी जी रतन, आएंगे आपके पास। रतन जी, मैं आपको जवाब देता जी हूं रतन जी, कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया कि तीनों पार्टियों ने एक साथ बैठक की और तीनों पार्टियों ने यह तय किया कि उद्धव जी शिवसेना के पक्ष प्रमुख है और शिवसेना के सर्वे सर्वा हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये निश्चित तौर पे ये सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और रही बात एक नाथ शिंदे जी की, कोई हिंदुत्व के वो ठेकेदार नहीं, हिंदुत्व के ठेकेदार बनना वो छोड़ दे। अब्दुल सत्तार, उनके साथ बागी विधायक अब्दुल सत्तार है, वो भी हिंदुत्व की लड़ाई गुवाहाटी में लड़ रहा था। ये सब देखा जाए ये सब बिल्कुल गलत है। हिंदुत्व की बात बाला और देश का हर नागरिक जो हिंदू है हिंदुत्व की बात करता है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मनीष जी। अगर हिंदुत्व की बात है बाकी विकेट, तो उन्होंने पीछे से सपोर्ट करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को सत्ते में लानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री क्यों बने एकनाथ शिंदे? अगर हिंदुत्व की बात है तो बोलो बाकी कि हम लोग पीछे से सपोर्ट करते हिंदुत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे मुख्यमंत्री है, रहेंगे और बनेंगे, पर उनको नहीं किया। एकनाथ शिंदे जी को सिर्फ मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए हिंदुत्व की बात नहीं है। हम भी हिंदू है, हिंदुत्व की बात नहीं है, उन्होंने उनको सिर्फ मुख्यमंत्री। मनीष जी, ये हो सकता है कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, हो सकता है एकनाथ शिंदे को करना बनाते कल को जो बागी विधायक हैं, तो ये भी हो सकता है। आपके पास लौटेंगे सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है ताकि सरकार 2.5 साल अच्छे से चलती रहे, या इसके पीछे कुछ और कारण है? सूर्य प्रकाश जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। मेरा यही कहना है कि मैं वही कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने ही आखिरकार उनको मुख्यमंत्री बनाया। सारा माइंड गेम जो है बीजेपी का है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके समझ, देखिए 2.5 साल पुरानी बात है, 2.5 साल पहले जाइए आप, जब शरद पवार सर्वे सर्वा जो एनडीए सरकार के थे, जब सरकार बन रही थी तो एकनाथ शिंदे की चर्चा हुई थी कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और तब शरद पवार जी ने उद्धव जी से कहा कि नहीं, आप मुख्यमंत्री बनिए। शरद पवार स्वयं नहीं चाहते थे कि एक मराठा नेता, एक मराठा विधायक जो है वो महाराष्ट्र की कुर्सी संभाले, शिवसेना का, स्पेशली शिवसेना का। अब तक आपने देखा है कि जो भी मुख्यमंत्री हुए एनसीपी और कांग्रेस के हुए मराठा, एक अपवाद था नारायण राणे का, उन्होंने तब उनका बहुमत था, शिवसेना प्रमुख थे, शिवसेना प्रमुख ने बनाया था उन्होंने नारायण राणे को। तो ये सारा कुछ बीजेपी का माइंड गेम है कि एक तरफ उन्होंने शरद पवार को झटका दे दिया है एक मराठा को मुख्यमंत्री बनाकर, और दूसरी तरफ शिवसेना को शिवसेना से ही उनको उनके सामने खड़ा करना है। आने वाला महापालिका चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सूर्य प्रकाश जी ने। श्यामगिरी जी, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि जैसा कि कह रहे हैं कि शरद पवार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई कि मराठा मुख्यमंत्री, एक बड़ा चेहरा एकनाथ शिंदे, हिंदुत्व का चेहरा, और आने वाले बीएमसी चुनाव भी काफी कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया गया। हालांकि क्या इसके पीछे और राजनीतिक कारण है ये तो
जो केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व जिसका ये फैसला है, वो ज्यादा बेहतर समझ सकता है, लेकिन हम समझने की कोशिश करें। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो राज्य के संपूर्ण विकास के लिए हैं हर दम समर्पित। अपने पहले सफल कार्यकाल के बाद अब धामी 2.0 सरकार ने 100 दिन पूरे होने के भीतर ही अनेक कल्याणकारी फैसले लेकर साफ कर दिया है कि हर कार्य, हर नीति के केंद्र बिंदु में है राज्य और लोगों का विकास। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। पात्र पति पत्नी दोनों को मिलेगी पेंशन। विधवा और दिव्यांग जन पेंशन भी अब 1500 रुपए हुई। अतिथि शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। वीरता पुरस्कार प्राप्त वीर सैनिकों की सम्मान राशि में भारी वृद्धि की गई। गरीब परिवारों के लिए 3 मुफ्त सिलेंडर और सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की जल्द होगी शुरुआत। पांवटा साहिब और देहरादून के बीच 4 लेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिला 1093 करोड़ रुपए से अधिक का बजट। टिहरी झील विकास के लिए 1930 करोड़ रुपए का प्रावधान। 4 धाम सर्किट के अंतर्गत मंदिरों और गुरुद्वारों में सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन का होगा शुभारंभ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन और अराजक तत्वों को देवभूमि से दूर रखने के लिए व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को लॉन्च किया गया है। जन शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण। सोमवार होगा नो मीटिंग डे। हर सोमवार को जनता से मिलेंगे अधिकारी। सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रही है उत्तराखंड सरकार। 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, जहां महाराष्ट्र में कई दिनों से सियासी संग्राम मचा हुआ था। फिलहाल वो थम गया है, नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है, लेकिन अब चौंकाने वाला फैसला आया है। जो नए मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे होंगे, क्योंकि अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है अभी या बाद में तो मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना तमाम सारे सवाल खड़े कर रहा है। क्या इसके राजनीतिक कारण हैं? क्या ये भविष्य को देखते हुए फैसला लिया गया है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ श्याम गिरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम गिरी जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा ब्रेक से पहले सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो बीएमसी को चुनाव हो या फिर 2024 का या फिर शरद पवार को जवाब देना, क्योंकि अब अगर कहीं सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है तो वो एनसीपी से है। श्याम गिरी जी। जी बिल्कुल, एनसीपी जो है इस पूरे खेल में शरद पवार जी कई बार दिल्ली भी जा चुके हैं
किससे मिले किससे नहीं पता नहीं, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का कद महाराष्ट्र में काफी ऊंचा उठ रहा था, जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट दिए पिछले 6 महीने के अंदर देखा जाए तो, अभी हाल ही में जो विधान परिषद के चुनाव हुई, चाहे राज्यसभा चुनाव, उसमें अच्छा जो रिजल्ट दिए, गोवा चुनाव में प्रभारी थे वो अच्छा रिजल्ट दिए, तो कहीं ना कहीं उनको या तो मोरल डाउन करने के लिए कुछ गेम किया गया है उनके साथ, या फिर ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। शिवसेना को काटने के लिए व्यवस्था की गई है, जो भी है, लेकिन जो अचानक जो फेरबदल हुआ है, ये मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री, ये अभी तक हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई गणित नहीं बैठा रहे। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन राजनीति में तो 2 सीट लेने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है या प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये तो राजनीति वाली भाषा है ये, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते कि कौन क्यों बना। लेकिन शरद पवार जी का भी 3 बार सरकार कांग्रेस साथ बनाए, लेकिन वो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। एनसीपी का अभी तक महाराष्ट्र में कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, ये भी बड़ी बात है। तो कुल मिलाजुलाकर मराठा को या तो देवेंद्र फडणवीस जी को आने नहीं देना चाहते थे, या कुछ तो बड़ी पार्टी गेम हुई है जी। या श्यामगिरी ये माने कि श्यामगिरी जी की 2024 नजदीक है और ये जो 2.5 साल बहुत अहम महत्वपूर्ण हो जाते हैं फैसला लेने के लिए, और महाराष्ट्र की जनता में के जो दिल में जगह बनानी है, तो उनको ये लगा कि एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनके विधायक भी खुश रहेंगे और सब मिलकर काम करेंगे, और अगला जो इलेक्शन होगा वहां पर बीजेपी जीतती है अगर, तो देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, एक स्थिर सरकार रहेगी, मिलजुल कर काम करेंगे, और जो शिवसेना का वोटर है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा और उद्धव ठाकरे को भूल जाएगा। जी बिल्कुल, ये सब बातें तो है ही, लेकिन जो कांग्रेस शिवसेना का जिस तरह से कल उद्धव जी का जो इमोशनल जो इंटरव्यू था, जो इमोशनल भाषण था, और जिस तरह से गाड़ी चलाते हुए खुद जो है ये रिजाइन देने गए थे राज्यपाल के पास, वो सब देखते हुए खासकर शिवसैनिक जो है एकनाथ शिंदे ग्रुप से काफी नाराज दिखाई दे रहा था आज के दिन में। तो ये सब नाराजगी को तो 1 सेकंड में ही खत्म हो गया जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही। कोई भी शिवसैनिक इस समय नहीं बोल रहा है कि एकनाथ शिंदे ने गलत किया है। अब सब जो है एकनाथ शिंदे की तरफ एक वही सवाल है श्यामगिरी जी की, जो शिव सैनिक हैं, जो असल शिव सैनिक हैं और जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि विधायक की संख्या को हटा दें, कार्यकर्ताओं की तादाद लाखों में है महाराष्ट्र में, उनके दिल में जगह बनाना ये एक बड़ी बात थी। जो शिव सैनिक कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठाकरे का जो नाम है, बड़ा नाम है बाला साहब ठाकरे का, वो ठाकरे के नाम का जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ जाएं, वो भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह जैसे ही अनाउंस हुआ एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री के रूप में, उसी सोशल मीडिया और बाकी मीडिया में पूरी तरह से जो है शिव सैनिक जो मराठा यहाँ लॉबी है, सब एक तरफ से एकनाथ शिंदे की फेवर में हो गए हैं, और सबका यही कहना है कि अब जो है महाराष्ट्र का भला होगा, खासकर मुंबई ठाणे का भला होगा, और भाजपा उसमें जो डबल इंजन की सरकार बनेगी साथ में, तो और भी अच्छा काम होंगे। और 2024 का जो बीएमसी चुनाव भी तुरंत होने वाला है वो, और उसके अगल बगल में नवी मुंबई महानगर पालिका है, ठाणे महानगर पालिका है, और भी अदर महानगर पालिका जो है उसमें वर्चस्व जो है भाजपा की और एकनाथ शिंदे की हो सकती है और होगी। तो उसी को लेकर पूरी तरह से बड़ी राजनीतिक गेम की गई है, और इसका रिजल्ट तो 1-2 दिन में ही शायद मालूम पड़ जाएगा। जी मनीष जोशी जी, कैसे देखते हैं उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है, उनके साथ जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये जो फैसला एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का कितना असर डालेगा उद्धव ठाकरे पर, उनके विधायकों पर, उनकी आगे की राजनीति पर? उद्धव ठाकरे को देख के कोई ये नहीं करेगा, मगर बाला साहेब ठाकरे जो कट्टर शिवसैनिक है वो कभी शिवसेना को छोड़ेंगे नहीं। मेरे जो सूत्र है, मेरे जो दोस्त है, मेरे जो मित्र है, वो लोग बोलते हैं हम लोग अभी डबल ताकत से आगे बढ़ेंगे। जो बोल रहे जो बाला साहेब के ठाकरे जो शिवसैनिक है वो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी बात ये जो बागी विधायक है उनको वहां की जनता भी नहीं छोड़ेगी, ये भी आप लिख के रखना मेरी। तो आपको लगता है जो फैसला है ये ठीक नहीं है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी बनाना चाहिए था। अगर महाराष्ट्र की हित में अगर होता तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के उसमें कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो बागी है। जब उन्होंने तो जो शपथ ली, तो शपथ की शुरुआत ही बाला साहब ठाकरे के नाम से की,
और शुरू से वो कह रहे हैं हम असली शिवसेना है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमने 2.5 साल कैसे काटी हम जानते हैं, हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया है, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही थी, उद्धव ठाकरे की सुनी नहीं जाती थी, तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं और उनकी बातों से इत्तेफाक रखा है शिवसेना के विधायकों ने, तभी उनके साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने आ गए। तो ये कह देना कि जो शिवसैनिक हैं उनके मन में जो दिल में जो जगह है वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है, बाला साहेब के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है। जनता बाला साहेब ठाकरे के साथ है, शिंदे साहब बागी है और बागी को लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मनीष जी इसी बात की तो लड़ाई थी ना कि बाला साहेब की जो विचारधारा थी, क्या बाला साहेब अगर आज जीवित होते और जो एनसीपी कांग्रेस के साथ अलायंस में उद्धव ठाकरे गए हैं तो क्या वो स्वीकार करते? अरे वो तो राजनीति से दूर रहे, उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा, किसी पद पर नहीं कायम हुए कि हमें कोई पद की लालसा है। कायदा तो ये कहता है जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति थी, उद्धव ठाकरे मना कर देते मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि बाला साहब तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं, किंग मेकर की भूमिका में रहे, जब चाहते सीएम बन सकते थे महाराष्ट्र के, लेकिन नहीं बने। तो इस बात से शिवसैनिक नाराज थे कि उद्धव ठाकरे ने वो काम किया है जो विचारधारा शिवसेना की असल में रही नहीं है। 2.5 साल क्यों चुप रहे? जब हिंदुत्व की सोच थी, हिंदुत्व का विषय था, तो 2.5 साल क्यों चुप बैठे? 6 महीने 1 साल में रिजल्ट देना चाहिए था, तो पब्लिक बोलती थी नहीं बरोबर कर रहे। अभी जब 2.5 साल हो गया, अभी शिंदे साहब को सीएम बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, डेप्यूटी सीएम बनना था, इसलिए बाकी विषय निकल गए। एक कंडीशन थी, हिंदुत्व का कोई विषय नहीं था। इस सब बोलने की बात है। ठीक है, रतन तिवारी जी से जवाब ले लेते। रतन तिवारी जी, जैसा कि कह रहे हैं मनीष जी कि 2.5 साल तक चुप क्यों रहे, तो क्या 2.5 साल तक इसलिए चुप रहे कि सत्ता का मजा लेना था, या फिर 2.5 साल इंतजार किया इस बात का कि अब हमारी सुनी जाएगी, लेकिन सुनी नहीं गई। जो शिवसैनिक के विधायक थे शिवसेना के, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, ये वजह थी। शैलेंद्र जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे वसई विरार महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका और मीरा भाईंदर महानगर पालिका और इर्द गिर्द बहुत सी महानगर पालिका से जो उनको फंड आता था, ये सब जानते हैं। वो पूरी तरीके से कुंडली मार करके सिर्फ मलाई खाने में मस्त थे। किसका ट्रांसफर करना है, कौन से कमिश्नर को किधर लाना है, कौन से कमिश्नर से कितने फंड वसूलने, सारे के सारे काम उनके मंत्रिमंडल में रहते हुए हो रहा था। और पार्टी हिंदुत्व का पाठ जो पढ़ा, महबूबा मुफ्ती के साथ वो जम्मू कश्मीर में क्यों सरकार बना लिए? रात के अंधेरे में अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ नफरत थी, तो रात के अंधेरे में अजीत पवार को तोड़ के उन्होंने उप मुख्यमंत्री उन्हें बना के शपथ ले लिया, 5 दिन में सरकार गिर गई। यह सब ईडी के डर को दिखाकर किया गया है। प्रताप सरनाइक जो अपने मागा थाने के जो विधायक हैं मीरा भाईंदर क्षेत्र से, उनके ऊपर ईडी की जांच हो रही थी। तमाम उद्धव सरकार में जो बागी विधायक गए हैं उसमें से दर्जनों विधायक ऐसे हैं जिनमें ईडी की जांच चल रही है और सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से हथकंडा अपनाए थे। और आपको बता दूं, उद्धव जी खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आइए आप मुझसे बात करिए, आपको मुख्यमंत्री चाहिए तो मुख्यमंत्री ले लीजिए। मैं लेकिन ये बहुत देरी कर दी रतन जी, बहुत देरी कर दी। उसके पहले कहा जा रहा है तमाम सारे विधायक ही कह रहे हैं, और ये हकीकत भी है कि शिवसेना के जो विधायक थे वो मुलाकात करने पहुंचते तो उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं करते थे मुख्यमंत्री जी। कहा जाता था बीमार है, और काफी वक्त ये चला। और वहीं कोरोना काल में देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, बिना मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार जमीन पर काम करते नजर आए, लोगों के बीच जाने का काम किया। तो क्या उद्धव ठाकरे को भी एक ही करना चाहिए था कि जमीन पर निकलकर लोगों के बीच जाना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी आम कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, एक एक लोगों से मिल रहे थे, और जितने विधायक थे, जितने मंत्री थे, आप देख रहे थे कोरोना काल में उद्धव जी ने लगातार कैबिनेट की मीटिंग ली, लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद किया, और लगातार उनके जो वर्षा बंगले थे, मुख्यमंत्री आवास, वो सबके लिए खुला था। यह जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीधी सी बात है सर कि औरत को अगर छोड़ना होता है तो दाल में हल्दी ज्यादा, एक बहाना है, ये सब नौटंकी है। ये पूरे देश की जनता देख रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आप आने वाले समय में देखना, शिवसेना को इन्होंने कमजोर कर दिया है, और इनका हर्ष, मैं आपको बता दूं, इनका हर्ष वैसा होगा जैसा
बिहार में मुकेश साहनी का हुआ। ठीक है, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जैसा कि रतन भाई कह रहे हैं कि ईडी की जांच जो हुई वो भी एक बड़ा कारण है, तो क्या ये माने कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका दबाव डाला गया तभी सारे विधायक एक साथ आ गए? क्या ये यकीन करने वाली बात है कि सब पर ईडी की जांच बैठाल सकते हैं हम? महाराष्ट्र सरकार कहाँ थी? महाराष्ट्र सरकार ने तो अपना काम नहीं किया, उसके दो मंत्री जेल में हैं और ईडी का शिकंजा तो कस रहा था। ईडी अपना काम कर रही थी, उस पर देखिए भाष्य नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो नियम कानूनों का मामला है। लेकिन मेरा ये सबसे पहले कहना यही है कि सबसे बड़ा आश्चर्य एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उससे भी बड़ा आश्चर्य देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। देवेंद्र फडणवीस जी अपने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर उप मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बीजेपी ने जो किया है वही मेरा कहना है, उनका एक तीर से कई शिकार करना चाहती है बीजेपी। साथ साथ उनको मराठा छत्रप जो हैं शरद पवार को झटका देना है। दूसरी तरफ शिवसेना अभी देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे बाला साहब का नाम लेते हैं, आनंद दिघे जी का नाम लेते हैं, जिनकी छत्र छाया में उन्होंने राजनीति शुरू की, पले बढ़े, आगे बढ़े। तो इसमें डाउट नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी यही चाहती है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे करके किस तरह शरद पवार को और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी को सत्तार का भी हिंदुत्व जाग गया था, पटखनी दी जाए। जी, अब्दुल सत्तार का भी हिंदुत्व जाग गया था, एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायक जो है। सत्तार का हिंदुत्व हो चाहे बीजेपी के, लेकिन रतन जी एक बात तो माननी पड़ेगी ना, जो काम उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले किया, कैबिनेट की बैठक की, उन्हें लगा अब सरकार जाने वाली, जल्दी जल्दी ये फैसले ले लें, क्योंकि उनसे बार बार सवाल किया जा रहा था औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर क्यों नहीं कर रहे हैं। और कई बार जब सवाल किया, मीडिया की तरफ से भी सवाल किया गया, कार्यकर्ताओं की तरफ सवाल किया गया, तो उनका ये कहना था उनके लोगों का कि नहीं, उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा कि मैं कभी भी औरंगाबाद को औरंगाबाद नहीं बोलता, मैं तो संभाजी नगर बोलता हूं। अगर आप संभाजी नगर बोलते लेकिन नाम तो नहीं बदला आपने, एक दिन पहले जब आपको लगा कि अब तो सरकार जाने वाली है, अब नाम बदल देते हैं, तो एक छाप छोड़कर जाएंगे कि हिंदुत्व आज भी जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो शिवसेना के साथ है, ठाकरे परिवार के साथ है और ठाकरे परिवार ही असल शिवसेना है। तो ये माने कि कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में नाम नहीं बदल पा रहे थे। अगर वो नाम बदलते तो आप लोग विरोध में आ जाते, आप लोगों का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नुकसान में जाता। मुख्यमंत्री एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वह अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, और छत्रपति संभाजी का नाम का विरोध महाराष्ट्र में रहने वाला कौन कर सकता है? कभी नहीं कर सकते। बात संभाजी की विरोध की नहीं, बात है औरंगाबाद का जो नाम है उसको बदलने की। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो तो डालता है कि आप संभाजी नगर किसी और नए नगर के नाम से बसा दीजिए, मगर औरंगाबाद जो उसका नाम ना बदलिए। मुख्यमंत्री जी का जो डिसीजन है वो कुछ सोच समझ के लिया गया होगा। अब मंत्रिमंडल का डिसीजन है, वो मंत्रिमंडल जाने। लेकिन शिवसैनिक हैं जो विधायक, उनका सवाल यही कि ये पहले भी लिया जा सकता था, जिसमें बहुत देरी कर दी। श्यामगिरी जी, सर जो ऑपरेशन लोटस है भारतीय जनता पार्टी का, ये जहां जहां चलता है 99% सफल होता है। ये 5वां राज्य है जहां ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बनाई गई है। इसके पहले मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आते हैं, 22 विधायक, शायद एमपी में 22 विधायक साथ छोड़ देते कमलनाथ सरकार का, और उसके बाद राज्यसभा भेज देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आप बीजेपी की सरकार बन जाती। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, वहां पर आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को जो बागी विधायक हैं वो नई पार्टी बनाते हैं, बीजेपी के साथ पार्टी विलय हो जाती है। कर्नाटका, गोवा, कई ऐसे राज्य हैं। 5वां राज्य है महाराष्ट्र। तो ये क्या ऑपरेशन लोटस, इससे अब लोगों को डर कर रहना चाहिए? श्यामगिरी जी। शैलेंद्र जी, जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश में सत्ता बदली हुआ, लोटस ऑपरेशन चला, तो वहां पर तो जो मुख्यमंत्री थे उनको वापस उनको मौका दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो जो देवेंद्र फडणवीस जी थे उनको तो मतलब डिमोलिश कर दिया गया, एक तरह से उनका जो डिमोशन कर दिया गया। यहाँ पर श्यामगिरी जी परिस्थितियां काफी अलग हैं, क्योंकि यहाँ के जो एकनाथ शिंदे हैं जिनके साथ हैं वो शिवसेना के हैं और काफी सारे विधायक हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए भविष्य में इन विधायकों के मन में, जहन में क्या होगा,
क्या बाला साहेब ठाकरे के प्रति आस्था जाग जाएगी, उनके परिवार के प्रति जाग जाएगी, फिर से उद्धव खेमे में जा सकते हैं चुनाव के वक्त? तो उनको रोकने के लिए तो शायद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनके साथ जो बागी विधायक हैं आखिर तक साथ में रहेंगे, उनको लगता है लगेगा मेरा नेता मुख्यमंत्री है। देखिए, विधायक पर अगर भरोसा रहा तो विधायक आज जो है राज्यपाल के वहां पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि आज भी वो भी गोवा में है। तो बीजेपी तो पूरी तरह डरी हुई है कि 2 दिन सरकार यहाँ पर देख ली है राष्ट्रवादी साथ मिलके। तो बीजेपी तो है एक एक कदम फूक के चल रही है। जरूर इसमें कुछ तो कारण है जो कि अचानक से, लेकिन अगर मुख्यमंत्री इनको बनाना ही था एकनाथ शिंदे जी को तो पहले भी अनाउंस कर सकते थे, लेकिन लास्ट सेकंड में अगर अनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ 1 महीने में सरकार गिरेगी है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब इससे क्या है कि भाजपा के जो मंत्रिमंडल है, जो भाजपा के विधायक है 106 संख्या जिनकी है, उनपे कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ही, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी उनके नेतृत्व दिए हुए हैं काफी सालों से, और उनके नेतृत्व में पूरे भाजपा के विधायक आज एक भी टूट नहीं पाए। सरकार के बाहर रहते हुए भी एक भी विधायक टूटे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। 106 विधायक को संभाल के रखना और उनका नेतृत्व करना और अचानक उनका डेमोलिश हो जाना, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज देखा गया, जिस तरह से उनका चेहरा देखा गया, वो देवेंद्र फडणवीस लग नहीं रहे जो कल तक थे। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं और बहुत बड़ी बातें हैं जो अचानक जो फैसला लिया गया है। लेकिन जो फैसला लिया गया बहुत सोच समझ के लिया गया है और शीर्ष नेतृत्व का इसमें इंटरफेरेंस तो होगा ही, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रतन जी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूं को संभाल के रखा, देश ने, कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को संभाल के रखा, लेकिन शिवसेना कि जो बागी विधायक है उन्होंने अपना काम कर दिया। और एक चीज और कह देना चाहता हूं सर आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री जो बीजेपी की मंत्री थी स्मृति ईरानी, अरे क्या नाम था, इमरती देवी, उनका हर्ष क्या हुआ? मुन्ना लाल गोयल जो बागी बने थे कांग्रेस के, उनका हर्ष क्या हुआ? हर्ष इन बागी विधायकों को होगा। ये श्रीनिवास वनगा, पालघर के एक विधायक है श्रीनिवास वनगा, उनके पिताजी बहुत बड़े भाजपा नेता हुआ करते थे, करीब 3-4 बार वो भाजपा के, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। यही बाला साहब की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और विधानसभा पहुंचे, आज वो भी बागी बन गए। तो आने वाले समय में रतन जी, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त क्या है महाराष्ट्र में? क्योंकि अब जो इलेक्शन होंगे 2024 में या अभी बीएमसी के इलेक्शंस हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां खड़ा देखती है? क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो लड़ाई अब होगी बीजेपी वर्सेस एनसीपी। सर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बढ़ रही है। रतन जी की आवाज शायद नहीं आ रही है। मनीष जोशी कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी विधायक, उनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुत्व कर रहे हो, तुमने हिंदुत्व के लिए क्या किया? एक ये सवाल है मेरा कि तुम हिंदुत्व के लिए मैंने ये किया, हिंदुत्व के लिए मैंने शिवसेना को छोड़ी, मैंने हिंदुत्व के लिए ये किया, क्या किया? हिंदुत्व के लिए मुझे एक भी बताओ कि जो बागी विधायक उसने हिंदुत्व के लिए क्या किया? बीजेपी ने हिंदुत्व के लिए किया, ये जो बागी विधायक है उसने हिंदुत्व के लिए क्या किया? ये मेरा सवाल है विधायक। श्यामगिरी जी, जैसा मनीष जोशी जी का कहना है कि हिंदुत्व के लिए किया है, इनको जो मुख्यमंत्री बना दिया गया, इनका कहना है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नहीं बनाना चाहिए था। जी शैलेंद्र, ये बात तो बिल्कुल सही कहा, उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया, लेकिन जिसको जहां मौका मिलता है वो हिंदुत्ववाद या जो भी है, नहीं कई ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र में आए हैं जहां हिंदुत्व की लड़ाई, तो सड़कों पर उतरे हैं एकनाथ शिंदे। अगर ना उतरे होते तो इतने बड़े नेता भी ना होते। एक बड़ा संगठन जो है उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है हिंदुत्व विचारधारा को लेकर, जहां जहां जरूरत पड़ी एकनाथ शिंदे नजर आए हैं। और यही कारण था जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी शिवसेना की अलायंस में महाविकास आघाड़ी के साथ, तो उद्धव ठाकरे ने पहला नाम एकनाथ शिंदे का आगे किया था कि एकनाथ शिंदे को आप बनाइए। हालांकि बाद में ऐसा नहीं हुआ, तो एकनाथ शिंदे कोई छोटे नेता तो नहीं है। शैलेंद्र जी, जो शिवसेना है वो खुद हिंदुत्व की पहचान बताने की जरूरत नहीं है शिवसेना को। शिवसेना खुद ही एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी थी, जो कि जो है पिछले चुनाव में जो है
पलटी मार के जो है सेक्युलर बन गई थी, उसका नतीजा कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ ही रहा है। लेकिन शिवसेना अगर कोई कहे कि हिंदुत्व के लिए क्या किया है, ये तो लेकिन बीते जो 2-2.5 साल हैं 2019 के बाद अब तक, तो कहीं ना कहीं जो एक पहले शिवसेना होती थी, जिसका अभी कुछ दिन पहले खुद संजय राउत जिक्र कर रहे थे, शिवसेना के जो शिवसैनिक हैं वो आग हैं, आग से मत खेलिए, तो वो आग नजर नहीं आई बीते 2 सालों में। और आग नजर ना आने का बड़ा कारण एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार थी आपकी। अगर आप ऐसा कोई भी एक्शन लेते तो शायद उस पर फर्क पड़ता, उनके वोटर से फर्क पड़ता, अलायंस पर फर्क पड़ता। शैलेंद्र जी, एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि जब बाला साहब ठाकरे थे तो हर किसी का यही कहना था कि भले महाराष्ट्र सत्ता किसी की भी हो, लेकिन मुंबई, ठाणा और आसपास में जो है शिवसेना का ही सत्ता होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर जो सेकुलरिज्म जो दूसरी चीजें हैं वो जो हावी न हो, और जो मुंबई कर है जो हिंदू लोग हैं उनको खतरा न हो। क्योंकि 92 में जिस तरह से बम ब्लास्ट के बाद जो अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद हुआ था, उस पर जो दंगे हुए थे, उसमें शिवसेना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उसको देखते हुए। और इसके पहले अगर कश्मीरी हिंदू की बात करें, जब कश्मीरी हिंदू का विस्थापन हुआ तो साफ कह दिया था बाला साहब ठाकरे ने, ठीक है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि जो यहां से एयरलाइन से जो हज करने जाते हैं, कोई जो एरोप्लेन है, कोई प्लेन यहां से टेक ऑफ नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बाला साहब का सिद्धांत वही था, और वो पूरी तरह से मतलब हट करके बैठ जाते थे और हर कोई उनका सुनता था। और कभी भी बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं किया है। उनका सत्ता मुझे नहीं चाहिए, सत्ता के भूखे हम नहीं, लेकिन हिंदुत्व विचारधारा हिंदुओं के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। लेकिन उनकी विचारधारा तो उनके साथ ही चली गई। उसके बाद जो लोग आए हैं उनका देखिए परिणाम जो है चुनाव में पिछली जो रिजल्ट आए, उसके बाद जो जिस तरह से एमडीए सरकार बनी, जिस तरह से क्या एक मुख्यमंत्री का ही सीट था, आखिर में आज भाजपा ने मुख्यमंत्री का सीट तो छोड़ा ना, उस समय भी अगर छोड़ देती थी तो ये सब नौबत नहीं आती थी। ये बीच में जो है बिल्कुल, अब जो डैमेज हुआ है उद्धव ठाकरे को, उनके पार्टी को, अब ये कैसे ठीक होगा, ये बड़ा सवाल है। शरद पवार की आने वाले वक्त में क्या भूमिका होगी, उनकी पार्टी की कितनी मजबूती से साथ खड़ी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और क्या ये जो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला है, ये कितना सही साबित होगा आने वाले सालों में, इस पर भी कई सारे सवाल हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो मंथन में बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे पर जो दांव लगाया गया है वो कितना कारगर है। फिलहाल वक्त हो चुका है मंथन में जाते जाते, चलते चलते हमारा खास सेगमेंट जो है चलते चलते उसका, और चलते चलते में आपको छोड़ जाते हैं जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे को आज मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र का, उधर जो गोवा में उनके विधायक थे होटल में, वो झूमते डांस करते नजर आ रहे हैं। तो इसी वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।